बीजेपी मुख्यालय देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस वक्त पहुंची हैं और दिल्ली इकाई की तरफ से भी प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। लेकिन ये देखिए, उसके साथ साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी गोवा की जो राज्य इकाई है उसकी तरफ से प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। 30 इस तरीके से प्रस्ताव आने वाले हैं। सारे मेहमान जुड़े हैं। दीपक जी, आपके पास भी आना चाहूंगा, चूंकि इस बात को जरा आप और गंभीरता से समझा पाएंगे। गोवा की इकाई इस वक्त है, दिल्ली की इकाई मौजूद है, 30 प्रस्ताव आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पूरे देश के बीजेपी के टॉप पावरफुल और बड़े नेताओं का रीयूनियन के तौर पर भी यहां पर माहौल बनता दिखाई दे रहा है। यह बीजेपी के लिए बड़ा शानदार कहा जाए कि मौका भी है और एक दूसरे से कनेक्ट होने का भी एक अवसर है। देखिए, मैं एक अंतर बताता हूँ आपको। जैसे ही हम्म। गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस पार्टी निकल रही है, तुरंत नाम आ हम्म। गया शशि थरूर का, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तुरंत नाम आ गया दिग्विजय सिंह का, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अंततः हम्म। बने मल्लिकार्जुन खड़गे। तो जब भी गांधी परिवार से पार्टी बाहर निकलती है, कई नए नाम चर्चा में आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम्म। आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए, ये जो तस्वीर है, ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी तरह से एकजुट है। ये जो अलग-अलग राज्य है, ये जो प्रस्ताव पास कर रहे हैं, ये अपने हम्म। आप में एक कॉन्फिडेंस दिखाता है, ये अपने आप में एक स्वीकारोक्ति दिखाता है कि जितने भी हम्म। राज्य भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से बना रखे हैं, वो तमाम राज्य न केवल नितिन नवीन के नाम का प्रस्ताव कर रहे हैं, बल्कि उनकी जो चयन है, उनका भी अनुमोदन कर रहे हैं। जैसे जुएल ओराम बता रहे थे, उड़ीसा के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका साफ-साफ कहना था कि ये प्रक्रिया पंचायत से शुरू होती है, उसके बाद जिला हम्म। तक जाती है, जिले के बाद संभाग तक जाती है, संभाग के बाद राज्य तक जाती है, उसके बाद केंद्रीय स्तर के चुनाव होते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा, जो 2 बड़े राज्य जैसे हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, इसके अलावा पंकज चौधरी जो कि 7 बार के सांसद हैं, महाराजगंज के, वो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने। उसी के बाद से ये संभावना जताई जा रही थी कि अब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। यानी पूरी प्रक्रिया नीचे से पूरी होती है, अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, आधे से ज़्यादा अध्यक्ष राज्यों के चुन लिए जाएँ, उसके बाद भारतीय हम्म। जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो वो प्रक्रिया हम्म। पूरी होगी। इसके अलावा रेटिफिकेशन होगा, यानी जो राष्ट्रीय परिषद है, वो इस बात का अनुमोदन करेगी कि जो हम्म। चुनाव हुआ है, ये बिल्कुल सही है, तो इसका एक रेटिफिकेशन भी नेशनल काउंसिल की तरफ से होगा। तो उस प्रक्रिया का भी हम इंतज़ार करेंगे। वो प्रक्रिया भी हम्म। भारतीय जनता पार्टी की जब कार्यकारिणी होगी और राष्ट्रीय परिषद होगी, जो कि अगले कुछ हफ्ते के अंदर हो सकती है, उसमें इसका अनुमोदन भी होगा। तो ये दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता। ये दिखाता है कि हम्म। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी परिस्थितियाँ हो, उसमें एक अनुशासन रहता है। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से नीचे तक एक है। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा कार्यकर्ता है जिसकी उम्र मात्र 45 साल हो। अब जैसे हम्म। आज रविशंकर प्रसाद की बात करें, आज रविशंकर प्रसाद कह रहे थे मैंने नितिन नवीन को बचपन से देखा है। तो आप ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने नितिन नवीन को बचपन से देखा है, क्योंकि उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के बेहद कद्दावर नेताओं में से एक है, कायस्थ जाति के हैं वो। और मैं यहाँ पर अरविंद मोहन की बात में एक बात और जोड़ देता हूँ कि जो भद्रलोक है पश्चिम बंगाल का, वो पश्चिम बंगाल हम्म। का भद्रलोक किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था। लेकिन उन वहाँ का जो भद्रलोक है, उनमें कायस्थों की एक बड़ी भूमिका रहती है और कायस्थ जो लोग हैं, वो माने जाते हैं कि वो भद्रलोक से न केवल आते हैं, बल्कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल यानी बहुत अपनी बात को मनवाने वाले या लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले ऐसे सिस्टम से आते हैं, ऐसे समुदाय से आते हैं। तो ये भी नवीन किशोर सिन्हा नितिन नवीन का नितिन एक नवीन। सबसे बड़ा पॉइंट होगा कि वो भद्रलोक को अपनी किस किस तरीके से आकर्षित कर पाते हैं। तो हमेशा चुनाव के अंदर ये देखा जाता है कि कहाँ-कहाँ फ़ायदा होगा, तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल और
पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य होगा जहाँ से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद नितिन नवीन का कोई जादू पश्चिम बंगाल के अंदर चले। लेकिन जो बात हम्म। तस्वीरों के माध्यम से आपने बताने की बात कही थी, मैं इतना कह सकता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता को दिखाता है, ये भारतीय जनता हम्म। पार्टी के अनुशासन को दिखाता है, ये भारतीय जनता पार्टी की उस परंपरा को दिखाता है कि आज तक उसके जितने भी अध्यक्ष हुए सभी निर्विरोध हुए। और मैं आपको बता हम्म। दूं, इससे पहले जो अध्यक्ष बने थे सबसे कम उम्र के, वो अमित शाह थे, जिनकी उम्र मात्र 49 इयर्स थी और 2014 में उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा नितिन गडकरी वो भी कम उम्र में बने थे। इसके अलावा वेंकैया नायडू वो भी कम उम्र में बने थे। और जहां तक अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाए, जो सबसे पहले अध्यक्ष बने थे, वो भी मात्र 55 साल की उम्र, क्योंकि 55 साल की उम्र कोई बहुत बड़ी उम्र राजनीति में होती नहीं है। हम्म। 55 साल हम्म। की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे और उसके बाद ये परंपरा लगातार जारी रही। उसके बाद जो लालकृष्ण आडवाणी अध्यक्ष बने, वो 58 साल में बने। मुरली मनोहर जोशी 57 साल में बने। उसके बाद फिर लालकृष्ण आडवाणी बने, वो 65 साल में बने। इसके अलावा सिर्फ कुशाभाऊ ठाकरे थे, जो 70 से हम्म। ऊपर के थे, और जेना कृष्णमूर्ति जो 70 के ऊपर थे। बाकी जितने भी थे, वो 60 से 50 के फेर में थे और उनमें सबसे कम उम्र में अमित शाह अध्यक्ष बने थे, जिनकी उम्र मात्र 49 साल थी, संजय। बिल्कुल सही कहा आपने और सारे अध्यक्षों ने अब तक जबरदस्त काम भी किया है नितिन नवीन को लेकर भी, चूंकि देखिए जब अंतरिम एक तरह से अध्यक्ष बनाए गए थे उसके बाद बिहार गए थे, वो उत्साह में संयम दिखाई दे रहा था। यानी जब वो रथ पर सवार होकर जा रहे थे वो संयमित तौर पर अपने आप को, या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज उस तरीके से है जो बहुत धैर्य के साथ कार्यकर्ताओं को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी होती है। ये तमाम गुण हैं जो उनको इस पद पर लाने के लिए जरूरी भी हो गए थे, बीजेपी को लगा और उसके बाद वो लेकर आए। अच्छा, गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा इस वक्त एक बार सुनाते हैं फिर वापस आते हैं। जो फर्श से अर्श तक कार्य करता जाता, और शायद कांग्रेस में तो संभव है ही नहीं, वहाँ तो वंशवाद का है। नितिन जी के लिए आप क्या कहेंगे उनको? नितिन जी के लिए इतना ही कहूँगा कि नितिन जी अब पूरे देश में जो उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, प्रधानमंत्री और नितिन जी मिलकर के चौवा छक्का लगाएंगे। पहला ही बंगाल टेस्ट है। बंगाल टेस्ट है। बंगाल में तो कांग्रेस हार चुकी है। तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल को ही कह रहा हूँ, तृणमूल है ना, कांग्रेस उसके पीछे है। तृणमूल तो हार चुकी है। वहाँ अगर मैं कह नहीं सकता कि ये कौन सी मुख्यमंत्री। तो बड़ा दिलचस्प है। देखिए गिरिराज सिंह, नवीन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। गिरिराज सिंह हो चाहे रविशंकर प्रसाद हो, चाहे जितने सीनियर लीडरशिप बिहार के रही हो, कभी इन्होंने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि जो बच्चे उनके सामने कतार में बैठे रहा करते थे, उनके दफ्तरों के सामने सोफे पर बैठे रहा करते थे, विधायक भी चुने गए, मंत्री भी बने, तब भी इन लोगों का कद इतना बड़ा हुआ करता था कि इनके सामने उनको कहा जाए कि उसी तरीके से ट्रीट करना पड़ता था। आज सभी एक मत में, एक सुर में, अंदर से जो भी भाव, बाहर से जो भी भाव हो, लेकिन अध्यक्ष के तौर पर उनका वेलकम, उनका स्वागत, उनका सत्कार करना और उनके आदेश पर चलना, ये यूनिटी के तौर पर एक्सप्रेस किया जा रहा है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है इसमें कि कई बीजेपी के नेताओं से जो मेरे बिहार में है, जो वो काफी सीनियर नेता हैं, उनसे जो बात हुई तो उसमें ये आता है कि कई लोगों को नितिन नवीन अंकल बोलते हैं, इतने जूनियर हैं, चाचा बोलते हैं। अब उन लोगों के लिए दिक्कत ये हो गया है कि वो लोग इनको क्या एड्रेस करें। तो धीरे धीरे समय लगेगा, एडजस्ट कर जाएंगे डेफिनेटली। नितिन नवीन का अगर आप देखिएगा तो सबसे बड़ा क्वालिटी अगर है तो एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लो प्रोफाइल हैं। उनकी भाषा जो है गिरिराज सिंह से टोटल अलग है। गिरिराज सिंह और नितिन नवीन, अगर गिरिराज सिंह उनकी प्रशंसा कर रहे थे, दोनों दो तरह की राजनीति करते हैं। तो सबसे बड़ा इनका एडवांटेज ये है कि सारे लोगों को एक साथ लेकर चलने की क्षमता है। मेरा अभी भी मानना यह है कि बहुत कुछ उनको स्वतंत्रता नहीं रहेगी एक्टिवली परफॉर्म करने का, क्योंकि कई सच्चाई ये है, आप कुछ भी कह लीजिए कि नया नेतृत्व को लाया गया है और नए लोगों को जगह दी गई है, वो सही है। उससे पार्टी के यंग जनरेशन में उत्साह आएगा और जैसा दीपक जी कह रहे थे कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर कायस्थ समुदाय के बीच में एक मैसेजिंग जा सकती है। लेकिन साथ ये भी है कि नितिन नवीन अभी काफी जूनियर हैं और मेरा मानना है कि वो उस लाइन को कंटिन्यू करेंगे जो अमित शाह और मोदी की पॉलिटिक्स है, और इसी के रूप में हम इनको मानते हैं।
कि एक ऐसा व्यक्ति है कि जो नेतृत्व को भी एक नए जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो कंटिन्यूटी में रहेंगे। वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दें। तो पार्टी के नेतृत्व को भी ये ठीक लगता है, सूट करता है, और कार्यकर्ताओं में भी एक मैसेजिंग जाता है कि ये नए जनरेशन में हर को जगह मिल सकती है। तो उस रूप से देखिएगा तो बीजेपी के लिए बेस्ट चॉइस है। लेकिन मेरा जो मैंने जो कहा आपको कि कई लोग जो हैं, जो काफी इनसे सीनियर हैं, उन लोगों का एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ये उनको अंकल ये बोलते हैं और इतने जूनियर हैं कि समवेयर ये समय लगेगा लोगों को एडजस्ट करने में। सर, एक तरह से कहा जाए कि बिहार में जो अब तक करते आए हैं नितिन नवीन, वहां राधा मोहन सिंह हो, गिरिराज सिंह हो, रविशंकर प्रसाद हो, सुशील मोदी जब तक जीवित थे तब तक हो, ये जो 4-5 नेताओं की जो चौकड़ी थी उसके अंडर तब भी चाचा और इसी तरीके से सम्मानजनक पदों में रहते हुए उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया था। वो अब केंद्र में करने की बारी है। दीपक जी, मैं चाहूंगा कि सर अगर आप भी सवाल लेना चाहें हमारे मेहमानों से तो आप ले सकते हैं। नहीं, मैं अरविंद जी से जानना चाहूंगा। अरविंद जी, मुझे बताइए, गिरिराज सिंह नवीन किशोर सिन्हा के जो है वो सबसे नजदीकी मित्रों में से एक थे। उनका एक बहुत आत्मीय रिश्ता था। तो नितिन नवीन का किस तरह से आत्मीय रिश्ता गिरिराज सिंह से होगा, तो ये आप समझ सकते हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत का सामना नितिन नवीन को करना पड़ेगा, खास तौर से बिहार की जो टॉप लीडरशिप है उसको एड्रेस करने के मामले में, उसको अपने साथ लेकर चलने के मामले में? ताकि नवीन किसी से लड़ने वाले हैं और किसी से कड़ाई से बात करेंगे, अभी अभी की हालत तो मुझे नहीं लगती किसी में। और बिहार की लीडरशिप को अगर आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि बिहार की लीडरशिप में कोई आदमी, इंक्लूडिंग उप मुख्यमंत्री, वही सबसे ताकतवर है, सम्राट चौधरी, वो भी इस स्थिति में हो कि उनको कोई टकराने की जरूरत पड़े। अभी बिहार की लीडरशिप में बीजेपी को वो संकट है सुशील जी के न रहने के बाद से कि उनका कोई लीडर इतना बड़ा है। तो वो समस्या तो बिहार के लिए अब नहीं है, और जिस तरह से सरकार चल रही है उन्हें। असली चीज ये है कि क्या ये मैसेजिंग बंगाल के लिए, जहां वैद्य, ब्राह्मण और कायस्थ मिलकर एलिट सोसाइटी का ये करते हैं, उसमें वो घुसपैठ किसी किस्म से उनकी वजह से बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। उड़ीसा, असम, ये दोनों राज्यों में कायस्थों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। तो असम में चुनाव होने वाले हैं, और असम की एक दिक्कत ये भी है कि असम में अहोम को हटा के, सर्बानंद को हटा के और शर्मा को ले आया गया है, जो एक तरह से, तो ये कुछ कंट्राडिक्शंस बीजेपी अभी जिनको संभालना है, मुझे लगता है कि नितिन नवीन उसमें बहुत उपयोगी होंगे, और वो उपयोगी होना ही उनके लिए असली परीक्षा है। एक तो ये कि लीडरशिप के सारे मैसेज को लें और उस हिसाब से काम करें, कराएं, और दूसरा कि अपने हिसाब से जो मैसेज दें उसमें किसी किस्म का टकराव ना हो। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनकी असली परीक्षा जो होगी उत्तर प्रदेश में होगी, क्योंकि अमित शाह एंड कंपनी से जो योगी की टीम है, उनका रिश्ता जो है वो सर्वज्ञात है। उसको संभालना नितिन नवीन जैसे लीडर के लिए अपेक्षाकृत कम उम्र के और अब तक के जूनियर, उनके लिए एक परीक्षा होगी। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर ये लीडरशिप अभी जिस तरह से उनको समर्थन देने वाली है या दे रही है, उस किस्म से समर्थन रहा तो सब चीजें निपट जाएंगी। कोई ऐसा मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन असली परीक्षा पार्टी को संभालने की उत्तर प्रदेश चुनाव के समय ही आएगी, और उसकी झलक पिछले लोकसभा चुनाव से दिखाई देने लगी है। तो आगे क्या रंग रूप, और अध्यक्ष के चुनाव में भी बार बार जो नाम आता था वो यही आता था कि इस पक्ष वाला होगा, उस पक्ष वाला होगा, इधर से होगा। तो पार्टी ने ये तो होशियारी की कि इस झगड़े को निपटा के एकदम बिल्कुल नए आदमी को ला दिया। लेकिन नया आदमी इसको संभाल ले, ये चुनौती होगी। तो असली चुनौती बंगाल, असम और तमिलनाडु और इसके ऊपर उत्तर प्रदेश में होने वाली है। और बीजेपी उत्तर भारत की पॉलिटिक्स उसके लिए जीवन मरण का सवाल है। बाकी राज्यों की पॉलिटिक्स अपने हिसाब से चलेगी, लेकिन उत्तर भारत में अगर उसको, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार में उसको दिक्कत होगी, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ही उनका असली टेस्ट होगा। तो देखिए, बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसका इनिशियल स्टेज शुरू हो चुका है। और ये देखिए, जो तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से इस वक्त आ रही हैं वो हम आपको दिखाते जा रहे हैं। जब
बीजेपी के टॉप नेताओं की तरफ से यहां प्रस्ताव पेश किया गया संसदीय बोर्ड की तरफ से बीजेपी के, और इसके अलावा अलग अलग राज्यों के जो प्रस्तावक हैं वो भी पहुंचे हैं। पूरी टीम बनाकर यहां पर सबको बुलाया गया था और वो सभी नेता यहां, अब देखिए ये झारखंड के नेता इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसी तरीके से 30 राज्यों के जो मंडली है, यानी जो प्रतिनिधि आए हैं, जो नेता आए हैं, जिनकी टीमें बनाई गई हैं, उन सभी की झलकियां अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। अब देखिए कि ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब स्वागत किया जा रहा था, नेताओं की तरफ से आना शुरू हुआ था, बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस वक्त मौजूद हैं, बीजेपी शासित राज्यों के, और हमारे सारे मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा। आप सवाल कोई कंटिन्यू करना चाह रहे थे? एसके दत्ता साहब हमारे साथ हैं, अरविंद जी भी हैं और नवीन जी भी लगातार बने। दत्ता साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से सबसे बड़े बात इस चयन में ये है कि कंटिन्यूएशन की राजनीति होगी, यानी अमित शाह जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को चलाना चाहते हैं, उसमें एक एडिशनल हैंड उनको नितिन नवीन की तरह मिल जाएगा। क्या आप मेरे इस तर्क से, आप मेरी इस बात से सहमत हैं? दत्ता साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? दत्ता साहब फ्रीज हो गए हैं, उनको दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं सर। अरविंद जी और ठीक है, नवीन जी यही हमारे साथ सवाल लगातार बने। नवीन उपाध्याय जी से कर देते हैं। नवीन जी। जी 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 दीपक जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये कंटिन्यूएशन की राजनीति होगी, यानी जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी पार्टी को ले जाना चाहते हैं, उसी दिशा में पार्टी चलेगी नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद भी। हाँ, 100%। आप अगर दीपक जी, आप भी काफी अनुभवी आदमी हैं, इसमें आपको कहीं सोचने की भी जरूरत है, क्योंकि जब हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि पार्टी में हर जगह से नॉमिनेशंस आ रहे हैं और पार्टी में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो वो ये भी दर्शाता है कि जो पार्टी का नेतृत्व आज के दिन में तय कर रहा है, उस पर किसी को क्वेश्चन उठाने की हिम्मत नहीं है। अगर नितिन नवीन के नाम पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अमित शाह और मोदी जी में सहमति हो गई, तो उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं कि कोई इसको ये करेगा, अपोज कर सकता है। तो एक तो वो है, और दूसरा कि नितिन नवीन बहुत एक्सपीरियंस के मामले में और सीनियरिटी के मामले में काफी जूनियर हैं। वो उनको इसलिए ही बनाया गया है कि हैंडपिक्ड है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से नहीं आए हैं। तो मेरा मानना है कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व चाहेगा और डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें किसी तरह का सोचने की गुंजाइश नहीं है। आज जो बीजेपी जिस तरीके से चल रही है, उसमें देखिए, आप एक इस बात को समझना पड़ेगा हम लोगों को कि बीजेपी अगर इलेक्शन बाय इलेक्शन जीत रही है, तो वो इसलिए जीत रही है क्योंकि पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट एक अमित शाह के हाथ में है, और दूसरा मोदी जी काफी पॉपुलर है, उनकी पॉपुलैरिटी को बीजेपी इनकैश कर रही है। तो उन दोनों के अलावा इस पार्टी में किसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है आगे ले जाने के लिए। उत्तर प्रदेश में हम मान सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन उन लोग दोनों को अगर छोड़ दीजिए, तीनों को, तो पार्टी में आज किसी की कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि वो मोदी जी और अमित शाह के बिना राजनीति कर सकते हैं और सोच भी सकते हैं कोई अपनी दिशा तय करने का। तो मेरा मानना है कि उसी दिशा में इनको देखना पड़ेगा नितिन नवीन को, कि जो इच्छाएं हैं वो शीर्ष नेतृत्व की, उसका वो पालन करेंगे। और जैसा अरविंद मोहन जी ने कहा कि रियल टेस्ट आएगा वो आपको उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी कंट्राडिक्शंस रहेंगे योगी जी और अमित शाह के बीच में, और उसमें इनकी क्या भूमिका रहती है, कैसे वो उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर पाकर पार्टी को नेतृत्व दे पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो देखना पड़ेगा कि आगे कैसे अनफोल्ड होती है। लेकिन जो बेसिक आपका क्वेश्चन है कि क्या उसी दिशा में जाएंगे, तो मेरा मानना है कि 100%, और कोई ऑप्शन भी नहीं है और न कोई वो चाहेंगे। अच्छा, इसमें अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरविंद जी, एक चीज मुझे ये कहना है कि हम सब लोग जब बात कर रहे हैं तो आरएसएस को भूल जा रहे हैं। अभी जो जेपी के साथ जो टकराव था, आरएसएस का भी एक इशू था, और जेपी ने जो बयान दिया था नड्डा जी ने, वो उस टकराव की एक बड़ी वजह थी। तो एक आरएसएस का भी मामला है, सिर्फ पार्टी के अंदर के गुटबाजी नहीं, आरएसएस वर्सेस बीजेपी कह सकते हैं लीडरशिप। और ये चुनाव बताता है कि नरेंद्र मोदी का कद आज के तारीख में ऐसा है कि उसको चुनौती देना किसी भी
पार्टी के अंदर के लीडर से ही नहीं, आरएसएस जैसे बड़े संगठन को भी मुझे लगता है कि इस चुनाव के जरिए एक मैसेज दिया गया है कि आपकी भी सुनने की अब जरूरत हमको नहीं है। जो बात जेपी नड्डा ने कही थी ऐसे सार्वजनिक रूप से, ये फैसला करके उनको बताया गया है कि नहीं, अब आपकी कोई उस तरह से जरूरत नहीं है, हम अपना फैसला करेंगे, आपको समर्थन करना है तो करिए, नहीं तो वो देखने लायक चीज होगी कि आरएसएस का समर्थन किस सीमा तक आता है। पार्टी अब हमने नहीं, कई बार ये देखा है इतने दिन में हाँ। कि आरएसएस किसी पॉइंट पे आके विरोध भी करता है। एक दफे तो कांग्रेस को सपोर्ट करने लगी थी आरएसएस के लोग 84 के वक्त में और ऐसे वक्त। तो वो पॉइंट क्या फिर आरएसएस उस तरह से टकराने की हिम्मत करेगा, नहीं करेगा। लेकिन ये भी तय है कि जो लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी जीती है हरियाणा में, महाराष्ट्र में, इन सब में, बिहार में, इनमें आरएसएस की भूमिका है। बड़ी रही। तो क्या नितिन नवीन उस तरह से इंश्योर कर पाएंगे कि आरएसएस उनके नाम पे भी रहे? एक चुनौती है जिसकी चर्चा अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छा, वो समझ हमको गए। ध्यान ये में सवाल रखना ये चाहिए। सवाल मैं लेने वाला था अरविंद जी। दीपक जी से पूछता हूं, क्योंकि चर्चाएं तो इस बात को लेकर अंदर खाने हैं कि नितिन नवीन को यहां तक लाने में आरएसएस की ही सबसे बड़ी भूमिका है, और अरविंद जी कह रहे हैं कि ये समन्वय आपस में अगर बेहतर होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना ये एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई कि आपके सुनने की अब बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है हमें। मुझे नहीं लगता कि ऐसा मैसेज भारतीय जनता पार्टी देना अफोर्ड कर सकती है। जी, ये हाँ। जानते हुए कि हरियाणा के अंदर जीत में, महाराष्ट्र के अंदर जीत में, दिल्ली के अंदर जीत में आरएसएस का कितना बड़ा योगदान था, और जो हालात 240 सीटों के बने उसमें आरएसएस का कितना बड़ा असहयोग था। तो मुझे इस बात की संभावना न के बराबर लगती है। हाँ, ये जरूर चर्चा के अंदर है कि जिन नामों का चयन शुरुआत में किया गया था कि इन 50 से नीचे के नामों के ऊपर बराबर चर्चा हो, बराबर डिस्कशन हो, बराबर बहस हो, तो उस बहस में आरएसएस को भी शामिल किया गया था, ये मेरी जानकारी है। तो नितिन नवीन को सिर्फ इसलिए बना दिया गया है कि वो आरएसएस को हैंडल करने में अमित शाह या बाकी लोगों की या जेपी नड्डा की मदद कर सकते हैं। मुझे इस बात की संभावना न के बराबर लगती है। मुझे लगता है कि नितिन नवीन जो है, उनके सिलेक्शन में आरएसएस की भी एक महती भूमिका थी, और मैंने राम माधव जो कि आरएसएस के प्रवक्ता लंबे वक्त रहे हैं, उनके साथ अपना एक शो पॉइंट ब्लैंक किया था। उसमें राम माधव ने साफ-साफ कहा था कि आरएसएस से नितिन नवीन के नाम पर आरएसएस से पूरी तरह सहमति बना ली गई थी, उसके बाद ही उनके नाम की घोषणा हुई है। तो मैं ये बिल्कुल अरविंद मोहन जी की बात को मानता हूँ कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के संबंध नरम-गरम हमेशा होते रहते हैं, लेकिन सीधे नितिन नवीन को अपॉइंट करके आरएसएस से टकराव लेने वाली बात है, मैं इस तरफ से एग्री नहीं करता हूं संजय। ठीक है सर, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी आएंगे तो चर्चा लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि 4 बजे तक लगातार हलचल बढ़ने वाली। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो आप देखिए कि बीजेपी दफ्तर में जो इस वक्त नेताओं का आना जाना है वो तो आपने देखा, लेकिन जो प्रस्ताव पेश किया जा रहा था, और सबसे बड़ी चीज है कि पहले फ्लोर पर अभी हलचल है, लेकिन कल के बाद यह हलचल चौथे फ्लोर पर पहुंच जाएगी, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी कुर्सी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भारतीय जनता पार्टी की है, जिस पर जेपी नड्डा की जगह अब नितिन नवीन विराजमान होंगे, और जेपी नड्डा वो पावर, वो जिम्मेदारी हैंडओवर खुद करेंगे।